Hello बच्चों, welcome you all on Vidya LU. I am Akriti. I am here to teach you all class 10th biology NCERT chapter number 5 life processes. ओके तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी हमने एक लेक्चर लिया था जो कि आपका पार्ट 1 था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, और ये आपका पार्ट 2 है जिसमें हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, और इसके बाद आपका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन कवर करेंगे। ठीक है, तो हम इस पार्ट में रेस्पिरेशन कवर करने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग होता है, बट इट्स नॉट ओनली ऑल अबाउट द ब्रीदिंग। ठीक है, तो मेन डेफिनेशन क्या होती है रेस्पिरेशन की? द प्रोसेस इन विच द फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होता है, तो सेल में एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि हमारी एनर्जी रिलीज होती है। उससे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब मैंने यहाँ पे बोला कि फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो ये फूड कहाँ से आया? तो जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज़ करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ था ना। तो फिर ये फूड हमारा वहीं से आता है, फोटोसिंथेसिस से आता है। तो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन हुआ था, तो ये ग्लूकोज ही तो हमारी फूड है ना यहाँ पे। तो ठीक है, तो अब इस ग्लूकोज का हम ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हियर यू कैन सी कि आपका ग्लूकोज है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एनर्जी जो हमारी है ये एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी क्या होती है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब कि एटीपी जो है वो आपके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिससे कि आपके सेल के अंदर वेरियस प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, सो रेस्पिरेशन इनकम्पासेस सेवरल की प्रोसेसेस। जो हमारा रेस्पिरेशन होता है इसमें सेवरल की प्रोसेसेस होते हैं। मतलब इसमें ब्रीदिंग होती है, आपकी गैस एक्सचेंज होगा एंड सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग मतलब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो, ये आपका हो गया ब्रीदिंग। गैस एक्सचेंज क्या होता है? गैस एक्सचेंज में आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया। तो अगर आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो तो ये ऑक्सीजन आपका लंग से होते हुए आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड से होते हुए आपके ब्लड टिश्यू में जाएगा। ठीक है, ब्लड टिश्यू में जाएगा, देन आपकी पूरी बॉडी में आपके सेल्स जो है अब्जॉर्ब कर लेंगे, पूरी बॉडी में आपके अब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब आपके बॉडी के सारे सेल्स ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करेंगे एंड अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका ब्लड टिश्यू से ब्लड में जाएगा, ब्लड से लंग्स में जा रहा है। ठीक है, लंग्स से फिर आपके नोज के थ्रू वो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया गैस एक्सचेंज। सेलुलर रेस्पिरेशन वही होता है जो अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, जिससे एटीपी रिलीज हो रही है। ये आपका हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन हमारा दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब विद ऑक्सीजन, और जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ये हमारी होती है विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा फूड का जो ब्रेक डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, उसमें हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा फूड का ब्रेक डाउन होके हमारा जो है एनर्जी रिलीज हो रहा है। और एनारोबिक में हमारा जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारा फूड का ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हमारा जो एनारोबिक है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम अपने जो हमारा फूड जो है, हमारा ग्लूकोज जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इथेनॉल। ठीक है, ग्लूकोज जो हमारा है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसमें इथेनॉल। इथेनॉल में हमारा कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस हमारा कैरीड आउट होती है बाय यीस्ट। यीस्ट हमारी एक फंजाई होती है जो कि हमारी ये प्रोसेस को कैरीड आउट करती है। ठीक है, और फिर इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, जैसे कि वाइन हो गया, बियर हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, वाइन, बियर
और फिर जो ब्रेड होती है, और हमारा ब्रेड मेकिंग में भी हेल्प में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारा जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन जब हमारा एब्सेंट है, ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस हमारा यीस्ट के द्वारा कैरिड आउट किया जाता है, और इसमें हमारा प्रोडक्शन होता है ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो कि हमारी वाइन हो गई, बियर हो गई, और हमारा ब्रेड को भी बनाने में जो है हेल्प में आता है, ठीक है। और सेकंड वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन पूरी तरीके से एब्सेंस नहीं होता, ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ग्लूकोज है, इसमें जो ग्लूकोज है वो हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें हमारा ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो हमारी लैक्टिक एसिड जो वो हमारे कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस नाम का हमारा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नाम का हमारा एक बैक्टीरिया होता है जिसमें कि हमारा प्रेजेंट होता है, और जो एनिमल्स में जो मसल सेल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उनमें हमारा लैक्टिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये प्रोडक्शन करता है, जैसे योगर्ट का हो गया, चीज़ का प्रोडक्शन करता है, और अदर फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं, और ये हमारे ह्यूमन मसल सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमन मसल सेल्स में हमारे कब प्रेजेंट होती है, सबसे पहले देखते हैं ये प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़ एक्सेट्रा एंड अदर जो आपके फर्मेंटेड फूड होते हैं उसमें उसको उसका ये प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और ये हमारा जो ह्यूमन मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमन मसल सेल में कब प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम हमारी बॉडी में जब क्रैम्प्स होते हैं ना, अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करें, तो मान लीजिए आपने कोई भी हाथ की एक्सरसाइज की, तो आपके हाथ के मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। तो वो क्रैम्प्स क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे आपके मसल्स में जो होती है, मसल सेल्स जो होती हैं उनमें लैक्टिक एसिड जो है, उस लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके मसल सेल्स में एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से आपके मसल्स में जो है सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम अमाउंट में हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है, जिस वजह से आपके हाथ के मसल्स में देन क्रैम्प्स होने लगते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई पैर की भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसमें भी अगर आप कोई इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो पैर की भी, तो उसमें भी आपको क्रैम्प्स होते हैं ना, तो वो वहाँ पे क्या होता है, जो आपके मसल सेल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की बहुत ही कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्म प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो था, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। और जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होती है वो ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वेयर एज एनारोबिक में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। अगर थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है तो लैक्टिक एसिड, अगर बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट है तो फिर इथेनॉल इथेनॉल में होता है, ठीक है। In aerobic respiration, each glucose molecule produce 38 molecules of ATP। जो हमारा aerobic respiration होता है उसमें each glucose molecule produce करते हैं 38 molecules of ATP, मतलब एक ग्लूकोज का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो उसमें हमारा जो है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एंड हमारा इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है कि जितने मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो उससे हमारे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो है प्रोड्यूस होती है। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अकर होती है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारी यीस्ट में होती है और कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया हो गए उसमें होती है, ठीक है।
तो जैसा कि हमने बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, तो अब उसका प्रॉपर देख लेते हैं कि वो कैसे प्रोसेस होता है इनका पूरा। तो सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारा कन्वर्ट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये हम प्रोसेस हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक मिनट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हम पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ये हमारा एरोबिक और एनारोबिक दोनों में सेम होता है। यहाँ तक का प्रोसेस हमारा दोनों में सेम होता है, हमारा ग्लूकोज और पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। फिर इसके आगे क्या होता है, अब यहाँ से स्टेप्स जो होती है चेंज होती है एरोबिक और एनारोबिक में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस में। यहाँ से जो है हमारा प्रोसेस आगे जो चेंज होता है फर्दर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन का देखें तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पे हमारा यहाँ से चेंज आता है कि अभी तक जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा था वो हमारा साइटोप्लाज्म में हो रहा था, और यहाँ से अभी ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फर्दर का फंक्शन आगे जो है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि हमारा जो वही ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन करके पहले पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर फर्दर उसका आगे कन्वर्जन करके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमारी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो फिर हमारा ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, हमारे साइटोप्लाज्म में ही होता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमारा यीस्ट हो गया या फिर हमारा बैक्टीरिया में ये प्रोसेसेस होते हैं कुछ, तो ये प्रोसेस जो हमारा बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है। इसमें क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया जो हमारी होती है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो एब्सेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो ये हमारा जो है साइटोप्लाज्म में ही फंक्शन करता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और यहाँ पे एनर्जी जो होती है हमारी दो मॉलिक्यूल्स, एटीपी के हमारी दो मॉलिक्यूल्स रिलीज होती हैं। और जो हमारा एरोबिक होता है इसमें हमारी 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी की रिलीज होती है, ठीक है। और अगर हमारा जो है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस वहाँ पे ऑक्सीजन जो है काफ़ी कम मात्रा में होती है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन ये हमारे मसल सेल्स में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। अब हम एटीपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एटीपी क्या होती है, एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या मतलब है, एडिनोसिन जो है इसमें हमारा जो एडिनाइन, जो ये हमारा मिलके बना हुआ है एडिनाइन, एडिनाइन हमारी क्या होती है, एडिनाइन एक हमारी नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। ये हमारी नाइट्रोजन बेस है और इसके साथ साथ इसमें होता है राइबोज, राइबोज प्रेजेंट होती है जो कि हमारा सुगर होता है। एंड ट्राइफॉस्फेट का क्या मतलब है, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप, ओके। ट्राइफॉस्फेट का क्या मतलब हुआ, 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एटीपी हमारी क्या होती है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं उनके लिए एनर्जी का काम करती है, उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate। इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वो यूज होती है टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मतलब रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमारा एनर्जी रिलीज होता है। मतलब मैं जैसे कि फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन होने से जो है फूड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी हमारी एटीपी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो वो एटीपी में कैसे कन्वर्ट होती है, जो वो जो है हमारी एडीपी जो होती है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको हमारा जो है ये कन्वर्ट कर देता है एटीपी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है वो एटीपी में क्यों कन्वर्ट हो रही है, हम उस एनर्जी को डायरेक्ट हमारे सेल्स जो है वो क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि
इजी वे में समझते हैं। जो हमारी एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज हो रही है, वो एनर्जी हम डायरेक्ट हमारे सेल्स इस वजह से नहीं यूज़ करते कि वो एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो हमारे सेल्स को बहुत ही स्ट्रांग और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, तो हमारे सेल्स को बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी अगर मिलेगी तो वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो एटीपी में कन्वर्ट होती है। तो एटीपी जो क्या करती है, एटीपी हमारे सेल्स को जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितने की रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब हमारे सेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमारे सेल को अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है तो उससे सेल को क्या फ़ायदा होगा, उससे सेल हमारे डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। तो फिर जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर इस वजह से हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी में कन्वर्ट होती है। फिर सेल को हमारी जितनी ज़रूरत होती है सिर्फ उतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपके बॉडी कोई अगर आप खाना ही खा रहे हो, तो आपके अगर आपको मैं एक लिमिट से ज़्यादा खाना खिलाऊं तो फिर वो तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा ना, आप नहीं खा पाओगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके लिए हार्मफुल ही होगा। तो दैट्स वाई जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी में कन्वर्ट होती है, देन वो एटीपी जो है वो एनर्जी फिर हमारे जो सेल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, और जितने अमाउंट में उन्हें चाहिए होता है एटीपी उतनी एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करती है, और फिर हमारे सेल प्रॉपर फंक्शन करते हैं, ठीक है। Endothermic processes in the cell then use this ATP to drive the reactions. Okay, endothermic processes, endothermic मतलब क्या होता है, अगर हम endothermic वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो इंडो मतलब हमारा होता है इनसाइड, एंड थर्मिक मतलब हीट। हमारे जो सेल होते हैं उनके अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती है, तब एटीपी जो है यूज होता है फर्दर रिएक्शन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सेल्स को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो सेल के अंदर क्या होता है, जो एटीपी होती है एटीपी का ब्रेकडाउन होता है वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। वाटर को यूज़ करके एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। हमारी ये एटीपी है, एटीपी का फर्दर ब्रेकडाउन होता है, फिर उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे सेल यूज करके आगे अपना फर्दर सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारी एक एटीपी के, अगर हमारी एक एटीपी जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, वाटर का यूज करके ब्रेकडाउन होता है, तो अगर हमारी एक एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है उससे हमें 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। तो मतलब कि हमारे एक एटीपी के ब्रेकडाउन से 30.5 किलो जूल जो है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। किलो जूल क्या है, किलो जूल जो है हमारी एनर्जी की यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे कि डिस्टेंस, जैसे हमारा डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है ना मीटर। अगर हमारे डिस्टेंस को हमें मेज़र करना है तो हम उसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं ना मीटर। वैसे ही हमारा किलो जूल जो है वो हमारी यूनिट होती है एनर्जी के लिए, ठीक है। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू स्टोमेटा। ओके, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें हमारे गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है। मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स जो लेते हैं वो हमारा स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। स्टोमेटा जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, स्टोमेटा हमारा जो है लीफ पे प्रेजेंट होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि हमारी ये लीफ हो गई, तो हमारे लीफ पे यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। हमारी जो लीफ है यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से रिलीज होता है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट लेते हैं, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा अंदर आता है, ठीक है। और हमारे जो स्टेम होते हैं, जैसे ये स्टेम हो गया, यहाँ बना देते हैं, ये आपके प्लांट की स्टेम हो गई, तो इस पर हमारे कुछ लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी जो गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। जैसे ये आपके प्लांट की अगर यहाँ पे स्टेम हो गई तो आपके प्लांट के स्टेम पे लेंटिसल्स प्रेजेंट होंगे जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे। और जो हमारी रूट्स होती हैं, रूट्स की सरफेस जो होती है, ठीक है, रूट्स हो गए, रूट्स की सरफेस हो गई, रूट हेयर्स हो गया, ये जो है हमारे, ये भी जो वाटर होती है, वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, तो जो वाटर और ऑक्सीजन को ये यहाँ से ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। फिर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन।
जो गैसेस एक्सचेंज होती है, अब हमारे प्लांट्स के अंदर अब एक बार जो है इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लिया, ठीक है। तो अब इनका जो गैसियस जो एक्सचेंज होती है प्लांट्स के अंदर, तो वो कैसे होती है, डिफ्यूज़न के थ्रू होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर रूट ने ऑक्सीजन को यहाँ पे अब्जॉर्ब किया, तो ऑक्सीजन जो है रूट से लीफ तक कैसे जाएगा। अगर ऑक्सीजन को रूट से लीफ तक जाना है तो ऑक्सीजन हमारा रूट से लीफ तक कैसे जाएगा, तो ऑक्सीजन हमारा रूट से लीफ तक डिफ्यूज़न के थ्रू जाएगा। डिफ्यूज़न क्या होती है, डिफ्यूज़न हमारा जैसे कि डिफ्यूज़न हमारा मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फॉर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि अगरबत्ती जलाते हैं, जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगर हम अगरबत्ती को जला रहे हैं देन उसका जो धुआं होता है वो आपके पूरे रूम में अगर आप उसे एक रूम में रख दो जला के, तो वो पूरे रूम में धीरे धीरे वो फैल जाता है ना। तो वो पूरे रूम में कैसे फैलता है, क्यों नहीं, वो जहाँ हमने उसे जलाया तो फिर एक जगह ही उसका धुआं क्यों नहीं पड़ा होता, वो पूरे रूम में क्यों फैलता है, तो क्योंकि जहाँ आपने जलाया तो अगरबत्ती के ऊपर जो जहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और बाकी रूम में अगरबत्ती के धुएं की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो फिर इस वजह से बाकी रूम में बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन है, थोड़ा बहुत होगा या फिर नहीं होगा, तो जहाँ वहाँ पे अगरबत्ती के ऊपर जो धुआं है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे हाई है, तो वहाँ से वो लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर जाएगा। मतलब आपके रूम में बाकी धुएं की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो वहाँ से वो अगरबत्ती के ऊपर से जो धुआं है वो फैलते हुए पूरे रूम में आपके फैल जाएगा। तो इसका मतलब ये एक डिफ्यूज़न का एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर प्लांट के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होना है, जो हमारे गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एक्सचेंज करना है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना है, तो वो हमारा जो है डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। देन द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो हमारी डायरेक्शन होती है और इंटेंसिटी होती है कि डायरेक्शन हमारा जो है डिफ्यूज़न का, मतलब डिफ्यूज़न कहाँ से कहाँ जाएगा वो हमारे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी मतलब कितना फास्टर होगा कितना स्लोअर होगा, वो हमारा ये सब हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है। मतलब कि टेम्परेचर अगर हमारा हाई है, टेम्परेचर अगर हमारा हाई है तो डिफ्यूज़न का रेट भी जो है बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर लो है तो हमारा डिफ्यूज़न का जो रेट है वो भी जो है डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डे टाइम में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रेस्पिरेशन के टाइम जनरेट होती है, एंड वो हमारा फोटोसिंथेसिस में यूज करके ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। ओके, एंड एट नाइट क्या होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो नाइट में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि डे टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है वो, जैसे हमारे डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही है तो जो रेस्पिरेशन के थ्रू जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बन रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जनरेट हो रहा है रेस्पिरेशन में, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एटीपी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो जनरेट हो रहा है ना। तो रेस्पिरेशन में तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, और वो डे टाइम में प्लांट्स क्या करते हैं, उसका यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जब हमारे फूड का प्रोडक्शन हो रहा था तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा था ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमारा यूज होकर तो फूड का प्रोडक्शन हो रहा था। तो वहाँ पे हमारा डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है उसे यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे हमारा ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। और नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, सनलाइट नहीं प्रेजेंट होती है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, बट रेस्पिरेशन तो होगा ना हमारा। रेस्पिरेशन हमारा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है, तो ऐसा तो है नहीं है कि रात में प्लांट्स को एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो होगा ना, बट फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वो रात में सॉरी जो प्लांट्स हमारे वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। नाउ रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो इनमें जो होता है एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे हमारे फिशेज हो गई, इनमें हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर फिशेज। फिशेज इनटेक ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। तो जो हमारे फिशेज होती है उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स जो होते हैं वो फिशेस को हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेने में, ठीक है। तो वाटर जो है माउथ के थ्रू जो है वाटर
अंदर जाता है फीसस के अंदर, जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, फिर गिल्स जो है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, सो दी ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर। तो जो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट, मतलब हमारे पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम मात्रा में होती है। इस वजह से जो ब्रीदिंग रेट होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम एक ह्यूमन से कंपेयर करें या ह्यूमन से कंपेयर करें, सॉरी, अगर ह्यूमन से कंपेयर करें तो जो ब्रीदिंग रेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होती है एक्वेटिक एनिमल की, ठीक है। तो इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, इनहेलिंग क्या होती है? इनहेलिंग मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, एक्सेलिंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। तो फिश हमारा कार्बन ऑक्सीजन को इनहेल कैसे करता है? ऑक्सीजन जो है हमारी वाटर में डिजोल्व होती है, जो कि माउथ ओपन होता है फिश का, माउथ के थ्रू वाटर अंदर जाता है, देन ऑक्सीजन जो है इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब करते हैं, और गिल्स इस टाइम जो होती है फिश की वो क्लोज होती है। एंड जब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की कमी होती है पानी के अंदर, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिर क्या होता है यहाँ पे माउथ जो होती है फिश की वो क्लोज होती है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गिल्स के थ्रू बाहर आ जाती है, ठीक है। जो गिल्स होते हैं वो यहाँ पे अब ओपन होगी और इसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। और अगर अदर ऑर्गेनिजम्स देखें, जैसे कि हमारा अर्थवॉर्म हो गया, हमारे अर्थवॉर्म में भी कोई प्रॉपर लंग्स नहीं प्रेजेंट होते। ये जो इनकी मॉइस्ट क्यूटिकल होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल ऑफ स्किन होती है, जिसके थ्रू ये जो है गैसियस एक्सचेंज करते हैं, मतलब ये जो है इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। कैसे होता है? तो वो इनके जो स्किन पे आउटर स्किन होती है, आउटर पतली सी स्किन होती है जो कि मॉइस्ट होती है, जिसके थ्रू ये जो है इनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन लेते हैं एंड इनके बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और जो इंसेक्ट होती है, इंसेक्ट में क्या होती है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि हम ट्रैकियल बोलते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स पे क्या होता है कि इंसेक्ट की जो बॉडी होती है, उनका जो बॉडी होती है, तो उनके बॉडी पे ऊपर साइड जो है कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो एयर ट्यूब्स होते हैं, इनके टाइनी एयर ट्यूब्स होते हैं जो कि पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऊपर, और अंदर ये ट्यूब्यूल्स गई होती हैं, जिससे कि ये जो है ऑक्सीजन लेंगे, और ऑक्सीजन इनकी ट्यूब से होते हुए इनके जो है ब्लड टिश्यू है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। इनको जो है ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इनका जो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसके थ्रू जो है ब्लड टिश्यू तक जो इनका ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एंड देन रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्यूब्यूल से ही होके बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। एंड जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स होती हैं इनमें लंग्स प्रेजेंट होती हैं, एंड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग जो होते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, एम्फीबियंस में हमारा जो फ्रॉग हो गया, इनके अंदर भी लंग्स प्रेजेंट होता है। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं लंग्स होता है, एंड जो एक्वेटिक होते हैं तो उनके अंदर भी जो स्किन होती है, पतली सी ऊपर स्किन जो प्रेजेंट होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, उसके थ्रू जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अगर एक्वेटिक वाले फ्रॉग हैं, ठीक है, जो कि पानी में जाते हैं अंदर, तो वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो स्किन जो होती है मॉइस्ट ही क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है हमारा वाटर में डिसॉल्व होता है, दैट्स वाई स्किन जो होती है कि मॉइस्ट होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, अब ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो पासेस ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसके थ्रू जो है रेस्पिरेशन हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, ठीक है। नाउ पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं इनके पार्ट्स और फंक्शंस क्या होते हैं? तो अगर हम इनके पार्ट्स और फंक्शन देखें तो सबसे पहले पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। नॉस्ट्रल्स होती है, नॉस्ट्रल हो गई, नेसल पैसेज हो गया, फेरिंग्स होती है, लैरिंग्स होती है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, alveoli, lungs, ribs एंड डायफ्राम, ओके। नॉस्ट्रल्स क्या होती है? जो हमारे नोज होते हैं, नोज में हमारे जो ऐसे दो होल्स प्रेजेंट है, तो ये हमारी होती है नॉस्ट्रल्स। जैसे कि हमारा नोज हो गया, ठीक है, जैसे कि ये हमारा नोज हो गया, तो ये हमारे नोज में जो दो होल्स प्रेजेंट है ये हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं। तो हमारे पास दो नॉस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नॉस्ट्रल क्या करती है? एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। जो हमारा एयर होता है
मतलब ऑक्सीजन अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो हम नॉस्ट्रिल के थ्रू करते हैं, तो हम नोज के थ्रू ही तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो सेकंड, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज क्या होती है? Inside the nose, air passes through the nasal passage where it is filtered by hairs, moistened by mucus and warmed to body temperature। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये नोज के अंदर का पार्ट होता है, नोज के अंदर जो हमारा नेसल पैसेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये हमारा नेसल पैसेज है। ये हमारा नेसल पैसेज जो है नोज के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो है इनके अंदर हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, हमारे नोज के अंदर हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट डस्ट पार्टिकल्स हो गए जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको जो है ये फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स हो गए उनको फिल्टर करने का काम करेंगे, मतलब उसको हमारे बॉडी के अंदर ये नहीं जाने देते हैं, ठीक है। इसको ये हमारे नोज के अंदर ही रोक के रखते हैं, हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाने देते हैं। एंड देन फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा क्या होता है? फ्रॉम द nasal passage air moves into the throat along, also called the pharynx, okay, a common passes for both food and air। तो जो हमारा nasal passage है, nasal passage से होते हुए हमारा जो एयर है वो थ्रोट तक जाता है, मतलब हमारे फेरिंग्स तक जाता है। फेरिंग्स को हम थ्रोट भी बोलते हैं, मतलब हमारे फेरिंग्स तक जाता है। एंड इसका जो है कॉमन पासेस फॉर बोथ फूड एंड एयर। जो हमारा फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ये हमारा फेरिंग्स यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। नेसल पैसेज के बाद ये हमारा नीचे फेरिंग्स प्रेजेंट है। तो फेरिंग्स क्या करता है? जैसे अगर हम खाना खाते हैं, हम फूड जब टेक करते हैं, इनटेक करते हैं फूड, तो फूड भी हमारा जो है होते हुए फेरिंग्स तक आएगा। एंड एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, एयर भी हमारा फेरिंग्स तक आएगा, ठीक है। हमारा फूड भी आ रहा है फेरिंग्स तक, और नेसल पैसेज से होते हुए हमारा जो एयर है वो भी फेरिंग्स तक आ रहा है। तो हमारा फूड और एयर जो दोनों आके यहाँ पे फेरिंग्स पे मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे इसके फेरिंग्स के नीचे हमारा एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस क्या करती है? एपिग्लॉटिस जो होती है, एपिग्लॉटिस के नीचे हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। जो हमारा एयर जो फेरिंग्स तक आया है वो अब हमारा फेरिंग्स होते हुए लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स क्या करता है? विच हेल्प डायरेक्ट एयर इनटू द ट्रैकिया एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, ठीक है। तो लैरिंग्स हमारा क्या करता है? लैरिंग्स के ऊपर जैसे हमारा एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है, तो एपिग्लॉटिस जो हमारा ओपन ओपन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम फूड इनटेक करते हैं, अगर हम फूड इनटेक कर रहे हैं, तो जो हमारा एपिग्लॉटिस है वो क्लोज हो जाता है, जिससे कि हमारा फूड जो है वो हमारे विंड पाइप में ना जाए। इस वजह से हमारा जो एपिग्लॉटिस है वो क्लोज हो जाता है। एंड एपिग्लॉटिस हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? यहाँ हमारे एपिग्लॉटिस ये हमारे लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका फंक्शन यही होता है कि ये हमारे फूड को विंड पाइप में जाने से रोके। तो लैरिंग्स हमारा क्या है? लैरिंग्स जो है, अब लैरिंग से होते हुए हमारा जो फूड है वो हमारे विंड पाइप में जाएगा, और विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। तो अ ट्यूब दैट कैरीज एयर फ्रॉम लैरिंग्स डाउन टू द चेस्ट। तो जो हमारा ऐसा ट्यूब है, जो हमारा ट्रैकिया, ये हमारा ऐसा ट्यूब है जो कि एयर को अब हमारे चेस्ट तक, मतलब हमारे लंग्स तक लेके जाएगा, ठीक है। ये हमारा लंग्स है, तो हमारे लंग्स तक अब हमारे एयर को लेके जाएगा। तो ये जो हमारे ट्रैकिया होती है, इस पे कार्टिलेज की रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? ताकि हमारे जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, इस वजह से हमारे ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। अब ये जो हमारे ट्रैकिया है ये फर्दर दो ब्रांच में डिवाइड होते हैं। इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। द ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू टू ब्रोंकाई ईच लीडिंग टू वन लंग्स, ओके। तो एक मिनट मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारा ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया अब हमारा दो ब्रांच में स्प्लिट हो रहा है, जिसे कि हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ये हमारा ब्रोंकाई है, ठीक है। ये हमारा ब्रोंकाई होगा, ये हमारे ब्रोंकाई पे भी कार्टिलेज का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। हमारे ब्रोंकाई पे भी कार्टिलेज का प्रोटेक्शन होता है। और ईच ब्रोंकाई जो है ये कैरी करती है वन लंग्स, ठीक है। ब्रोंकाई से कनेक्ट होके एक हमारा लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है दोनों साइड, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया, ये हमारा राइट लंग हो गया, ठीक है।
और अब ये जो हमारा ब्रोंकाई है ये फर्दर हमारे जो है ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस में या फिर ट्यूब्स में, स्मॉलर ट्यूब्स में जो हमारे ये फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, इनसाइड द लंग्स ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। जो हमारे ये ईच ब्रोंकस मतलब जो ब्रोंकस हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है, ब्रोंकाई हमारा प्लूरल फॉर्म है, तो दोनों को साथ हम ब्रोंकाई बोलेंगे। और ईच की बात करें तो ब्रोंकस, तो ये एक ब्रोंकस जो हमारा है ये स्मॉलर ट्यूब्स में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में दिया हुआ है, स्मॉलर ट्यूब्स में फर्दर ये स्प्लिट हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, नाउ alveoli क्या होता है, alveoli tiny air sacs at the end of bronchioles where gas exchange occur। alveoli हमारा क्या होता है, पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं, इस पिक्चर में देख लेते हैं alveoli क्या होती है हमारी। तो ये हमारा ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई से हमारे ये जो है ब्रोंक्यूल्स, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स से, अब ये हमारे ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जैसे कि ये हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया से ये हमारे ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से ये हमारे फर्दर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉलर ट्यूब्स हो गए, वो हमारे ब्रांचेस हो गए स्मॉलर, वो हमारे ब्रोंक्यूल्स हो गए, और ईच ब्रोंक्यूल्स पे हमारे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम एल्वोलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो टाइनी एयर सैक होती है एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर। तो हमारा जो एल्वोलॉय है इसमें क्या होता है कि हमारा गैस एक्सचेंज अकर करता है। ठीक है, oxygen from the inhaled air diffuses into the blood, carbon dioxide from the blood diffuses into the alveoli to be exhaled। तो इसमें गैस एक्सचेंज कैसे होता है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे जो एल्वेलॉय है उससे हमारे ब्लड में जाता है। ठीक है, और ब्लड से होते हुए फिर हमारे बाकी बॉडी के सेल्स तक जाता है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से हमारे एल्वेलॉय में आता है, और एल्वेलॉय से होते हुए फिर वो हम एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लंग्स है, जो हमारा लंग्स है वो क्या होता है, द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंटेनिंग ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेओलाई, दे आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो लंग्स जो हमारा है, लंग्स ही जो हमारा कंटेन करता है, जो हमने देखा ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया फिर जो है फर्दर दो ब्रांच में स्प्लिट हो रही है, जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं, फिर ब्रोंकाई हमारा कैरी करता है लंग्स। ठीक है, ईच ब्रोंकाई एक लंग्स कैरी करता है, तो ये हमारा लंग्स कैरी कर रहा है। और फिर हमारे लंग्स के अंदर ही हमारे ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे हमारा एल्वेओलाई प्रेजेंट होता है, और जो कि हमारे लंग्स के अंदर ही होता है। ठीक है, नाउ रिब्स क्या होती है, रिब्स बोनी केस दैट प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट, आल्सो असिस्ट इन ब्रीथिंग बाय मूविंग अप एंड आउट ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो बेसिकली हमारा जो रिब्स होता है ये हमारे लंग्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमारा डायफ्रागम क्या, डायफ्रागम a dome-shaped muscular seat below the lungs that contracts and flattens to pull air in and relax to push air out। ओके, तो डायफ्रागम हमारा क्या होता है, ये हमारे जो लंग्स है, लंग्स के नीचे हमारा ये डायफ्रागम प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा लंग्स के नीचे डायफ्रागम प्रेजेंट है। तो इसका मेन रोल क्या होता है, ये हमारा डोम शेप्ड मस्कुलर सीट होती है जो कि लंग्स के नीचे प्रेजेंट है, और जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्रागम है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड फ्लैटन करता है। मतलब ये हमारा डायफ्रागम जो है ये क्या करेगा, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्रागम जो है ये हमारा डाउनवर्ड साइड आएगा, और ये हमारा जो है कॉन्टैक्ट करता है, फ्लैटन होता है। और जो हमारे लंग्स हैं क्या होता है, लंग्स हमारे जो है वो अपवर्ड साइड मूव करते हैं, मतलब हमारे लंग्स जो है फूल जाते हैं। और अगर जब हम ऑक्सीजन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज करते हैं, जब हम एक्सेलिंग का प्रोसेस करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे डायफ्रागम है ये हमारे अपवर्ड के साइड मूव करते हैं और डोम से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो लंग्स जो हमारे ये छोटे हो जाते हैं, मतलब रिलैक्स कर जाते हैं। और तो डोम से स्ट्रक्चर मतलब डोम से सेव ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, जब हम एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है तो ये हमारा ऊपर होके ऐसे एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है, तो हमारा जो डायफ्रागम है ये ऊपर के साइड ऐसे डोम शेप बना लेता है। ठीक है, तो मेन इसका रोल क्या होता है, ये मतलब हमारा जो लंग्स है उसको सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, उसे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, हमारे जो लंग्स है उसको सपोर्ट करते हैं। तो नाउ अब इनहेलेशन और एक्सेलेशन में क्या डिफरेंस है,
तो द मसल्स ऑफ द डायफ्रागम फ्लैटन, जो इनहेलेशन होता है, जैसा कि अभी मैंने देखा कि जो हमने देखा कि जो डायफ्रागम है इसका मसल्स जो है वो क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, कॉन्टैक्ट कर जाता है, ठीक है। और जो डायफ्रागम गोज डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट, जो डायफ्रागम है वो नीचे के साइड आता है, मैंने बताया था ना कि नीचे के साइड आता है और वो नीचे के साइड ऐसे आता है और वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। द रिब मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि लंग्स जो है वो फूल जाते हैं, तो रिब जो होती है, जब लंग्स फूल रहा है तो रिब उसे प्रोटेक्ट कर रही है, तो रिब भी तो ऊपर के साइड मूव करेगी, तो रिब जो है होती है अपवर्ड एंड आउटवर्ड जो है मूव करती है। एक्सेलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द डायफ्रागम रिलैक्स, सॉरी द मसल ऑफ द डायफ्रागम तो एक्सेलेशन में क्या होता है, एक्सेलेशन जो द मसल ऑफ द डायफ्रागम रिलैक्स, जो डायफ्रागम होती है उसकी मसल्स जो है वो रिलैक्स कर जाती हैं। द डायफ्रागम गोज अपवर्ड एंड बिकम डोम शेप्ड, जैसा कि वही बताया था मैंने कि डायफ्रागम जो अपवर्ड जाएंगी और ऐसे डोम शेप की बन जाती है, ठीक है। द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड्स, जो रिब्स होती हैं वो डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, मतलब जो हमारा लंग्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं, ठीक है। नाउ एल्वोलस गैस एक्सचेंज, अब एल्वोलस में गैस एक्सचेंज कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो बैलून जो एल्वोलस होता है वो बैलून लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये हमारा ट्रैकिया था, ट्रैकिया से हमारा ये ब्रोंकाई आ रहे थे, फिर ब्रोंकाई फर्दर हमारे जो ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे ऐसे ब्रोंक्यूल्स में स्प्लिट हुए थे। अब इसे ब्रोंक्यूल्स पे हमारा एल्वोलस प्रेजेंट था। तो एल्वोलस क्या होता है, बैलून लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वॉल्स ऑफ एल्वोलाई आर ओनली वन सेल थिक एंड प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो जो हमारा एल्वोलाई है, एल्वोलाई जो हमारा है इसमें इसके जो वॉल्स होते हैं, कि हमारा एल्वोलाई है तो इसके जो वॉल्स हैं वो वन सेल थिक होते हैं, मतलब इसके वॉल्स थिन होते हैं। तो थिन क्यों होते हैं, थिन होगा तभी तो जो हमारे गैस हैं वो एक्सचेंज हो पाएंगे। अगर ये थिक होगा तो गैस एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आएगी ना, गैस कैसे एक्सचेंज हो जाएगी थिक वॉल से। तो इसके जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इजिली हो पाए, ठीक है। तो कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमारे जो एल्वेलाई होती है इसमें हमारे जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क होती है, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स की नेटवर्क्स, ये ब्लड वेसल्स की नेटवर्क्स प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की नेटवर्क प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस की एक्सचेंज में कैसे हेल्प करती हैं, जो हमारे एल्वोलाई में जो हमारा प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा क्या करता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स से होते हुए हमारे जो है ब्लड में जाते हैं, ठीक है, ब्लड में जाते हैं। और फिर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो है ब्लड से हमारा एल्वोलाई के अंदर जो है आता है, ठीक है। फिर एल्वोलाई से होते हुए हम उसे एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे जब ब्लड के अंदर जा रहा है तो ब्लड के अंदर हमारे जो है रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल पे हमारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही जो है हमारे ऑक्सीजन को कैरी करती है, और हमारे ऑक्सीजन को कैरी करके ये हमारे बाकी जो है फर्दर हमारे सेल्स के अंदर उसे लेके जाती है, हमारे बॉडी के अंदर इसे पहुंचाती है, ठीक है। देन हमारा प्रॉपर फंक्शन होता है। ओके, सो रेड ब्लड सेल देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जो कि बाइंड करती है विथ ऑक्सीजन एंड हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो हीमोग्लोबिन हमारा आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन से बाइंड करती है एंड हेल्प करती है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, इन डिजॉल्व फॉर्म। सो डिफरेंस बिटवीन प्लांट रेस्पिरेशन एंड एनिमल रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन और एनिमल रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होती है। Plant respiration lack distinct respiratory organs like lungs और gills found in animals, जैसे lungs या फिर gills जो है, जैसे gills हमारी fish में present थी और lungs हमारे जैसे हम human beings and other animals में जैसे lungs present होती है, वैसे ही हमारे plants में कोई ऐसा respiratory organs नहीं present होती, ठीक है। और जो हमारे animals होते हैं उस पर organs पाए जाते हैं, have organs like lungs, गिल्स और स्किन, ठीक है। जैसे कि ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स हो गया, जैसे कि मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स होते हैं, हम ह्यूमंस में लंग्स होते हैं। गिल्स हमारी जो है फिशेस होती हैं उनमें होते हैं, और स्किन्स जैसे कि हमने देखा था हमारा अर्थवर्म हो गया। एंड एक्वेटिक कंडीशन में जो हमारे एनिमल्स, एक्वेटिक कंडीशन में जो हमारा फ्रॉग हो गया, उनमें भी पाया जाता है। तो फॉर गैसेस एक्सचेंज में हमारे इनमें
प्रॉपर जो है ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड प्लांट रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसल्स एंड द सर्फेस ऑफ द रूट्स। जो हमारा इनमें जब जो गैसेस कैसे एक्सचेंज होते हैं वो हमारा स्टोमेटा के थ्रू होता है, लेंटिसल्स के थ्रू होता है एंड सरफेस ऑफ रूट्स, जो कि हमने देखा था स्टोमेटा हमारे लीव्स पे प्रेजेंट होती है, जो लेंटिसल्स होती है हमारे स्टेम्स पर प्रेजेंट होती है, एंड रूट के सरफेस से भी हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है। एंड इनमें गैसेस कैसे एक्सचेंज होते हैं, इसमें हमारे प्रॉपर ऑर्गन्स के थ्रू गैसेस जो वो एक्सचेंज होते हैं। फिर प्लांट रेस्पिरेशन में क्या होता है, यूज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जो रेस्पिरेशन के टाइम जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड एनिमल रेस्पिरेशन में क्या होता है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो एनिमल को कार्बन डाइऑक्साइड जो इनके अंदर बनती है वो जो रेस्पिरेशन के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, वो रिलीज कर देते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ओके। फिर जो प्लांट रेस्पिरेशन है वो स्लो एंड लो रेस्पिरेशन रेट होती है, ठीक है। जो प्लांट रेस्पिरेशन होती है उसमें स्लो एंड लो रेस्पिरेशन रेट होती है, वेयर एज जो एनिमल रेस्पिरेशन होती है वो फास्ट एंड हाई रेस्पिरेशन रेट होती है इनमें। तो जो एनिमल्स होते हैं उसमें फास्ट एंड हाई रेस्पिरेशन रेट क्यों होती है, क्योंकि जो जैसे हमारी जो बॉडी हमें हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम मूव करते हैं, हम यहाँ से वहाँ तक चल के जाते हैं, दौड़ते हैं, जो भी हम वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हम खेलना कूदना सब कुछ हम करते हैं। तो फिर इस वजह से हमारी बॉडी को जो है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमारी बॉडी जो है उसमें फास्ट और हाई रेस्पिरेशन रेट होती है। और प्लांट हमारा तो मूव करके कहीं जा नहीं रहा, ना ही हमारा प्लांट खेल कूद रहा है, हमारा प्लांट तो एक ही जगह पे है ना। तो फिर दैट्स वाई प्लांट्स में जो है स्लो एंड लो रेस्पिरेशन रेट होती है। एंड जो हमारा प्लांट्स होता है इसमें लेस हीट प्रोडक्शन होती है, जो एनिमल्स होता है उसमें मोर हीट प्रोडक्शन होती है। हम ह्यूमंस हैं तो हमारी बॉडी जो है वो हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, मतलब हमें जो है हमारे बॉडी में टेम्परेचर जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमें हमारे बॉडी के अंदर मोर हीट प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और प्लांट के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से उन्हें लेस हीट प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो और जो ये हमारा हीट कहाँ से रहा है, तो जो ये जैसे कि मैंने बोला कि मोर हीट प्रोडक्शन होती है यहाँ पे और यहाँ पे लेस हीट प्रोडक्शन होती है, तो ये हीट कहाँ से आ गया, तो हीट जो हमारा जैसे जब हमारा फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फूड के ब्रेक डाउन से जब हमारी एनर्जी रिलीज होती है तो फिर वो हमारा एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारी सारी एनर्जी जो वो एटीपी में नहीं कन्वर्ट होती, कुछ हमारी एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में जो है वो लॉस्ट हो जाती है या हीट के फॉर्म में वो रिलीज हो जाती है। तो उसे जो है वही जो हीट का प्रोडक्शन होता है तो वो एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें कम होती है, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडेज गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी के जो पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।